नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले की, और ये मुकाबला कई मायनों में भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम के लिए अहम है, खासतौर से वर्ल्ड कप को अगर आप ध्यान में रखें, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये सेकंड लास्ट मैच आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद जो आखिरी मैच वर्ल्ड कप से पहले इंटरनेशनल मैच हम खासतौर से बात करें वो खेलेगी भारतीय टीम इंदौर में। तो ये दो मैचेस हैं जहां पर आप अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऐसे में भारतीय टीम के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि तेज गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन क्या कुछ खिलाया जाए। हालांकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो मैच हमने तिरुवनंतपुरम में गेंदबाजों के दम पे जीता था वही गेंदबाज आपको गुवाहाटी में नजर आएंगे। बल्लेबाजी में भी लगभग कुछ वैसे ही कॉम्बिनेशन होने वाला है। हाँ, गुवाहाटी के रिकॉर्ड कुछ जरूर अलग तरह की कहानी कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलकर सामने आएगा कि हमने दो मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला यहाँ पे जीता और एक हारे हैं। अब जो कुछ आंकड़े कह रहे हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका प्लान कर रहे हैं और जिस तरह से उनके ओपनर स्पिन गेंदबाजों की पिटाई हुई, उसको देखते हुए साउथ अफ्रीका एक नया गेम प्लान लेकर भी गुवाहाटी में उतरेगा, उस पर बातचीत करेंगे। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहुत डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सबा भाई, गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ ही जो गुड न्यूज है गुवाहाटी से वो ये है कि भारतीय टीम एक तो अपना सही कॉम्बिनेशन और वही कॉम्बिनेशन खिलाएगी, मैच विनिंग कॉम्बिनेशन एक लंबे समय के बाद हम देखेंगे, उस पर तो आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुवाहाटी का रिकॉर्ड तो ये कह रहा है कि मामला 50-50 रहता है यहाँ भारत के लिए। हाँ राजीव, पर ये टी20 का मुकाबला है, भारतीय टीम का फॉर्म काफी अच्छा है। देखिए, अब तो ये समय आ गया है कि दोनों टीमों का प्रयास यही होगा कि जहां जहां एक दो एरिया ऑफ कंसर्न है दोनों टीमों के लिए उसको सुधारें। अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो वो किया जाए। भारत ने ऐसे भी इस श्रृंखला शुरू होने के पहले कई सारे डिसीजन ले लिए हैं। उदाहरण के तौर पर हार्दिक पांड्या को रेस्ट कराया गया है, भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट कराया गया है, और एक युवा पेस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ भारत मैदान में उतर रहा है। भारत की कोशिश यही है कि जो 15 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे उन सबको कहीं ना कहीं मौका मिले, ताकि सभी खिलाड़ी पीक फॉर्म में रहे जब शुरू हो। तो भारत का प्रयास यही है। देखिए, जीतना तो अलग बात है, और दूसरी बात ये भी है कि अभी प्रयास यही होना चाहिए कि सभी खिलाड़ी आपको फिट हो और अच्छे फॉर्म में हो। तो भारत का प्रयास यही होगा। अब दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी एक एरिया ऑफ कंसर्न है, तो उनकी कोशिश यही होगी कि बल्लेबाजी में और ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आए। तो अंत में ये एक श्रृंखला जो हो रही है, ये अच्छी बात यह है कि स्ट्रांग टीमों के साथ मुकाबला हो रहा है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले समय में, जो मददगार साबित होगा विश्व कप के लिए। सवा भाई, दो मैचेस खेले गए गुवाहाटी में। एक मैच बड़ा लो स्कोरिंग था जहां पे 118 पे भारतीय टीम आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आसानी से रन चेस कर लिया था, क्योंकि गुवाहाटी ईस्ट जोन में आता है जहां से आपने बहुत क्रिकेट खेली है। कैसे आप देखते हैं सबसे पहले गुवाहाटी के पिच और परिस्थितियों की अगर बात करें? आप अभी हाल में गुवाहाटी होके भी आए हैं। देखिए, अभी ईस्ट में एक तो बारिश की वजह से ज्यादा समय मिलता नहीं है क्यूरेटर्स को विकेट तैयार करने का। और आपको याद होगा कि हमारे जमाने में जब मैचेस हुआ करते थे उस समय जो सीजन शुरू होता था ईस्ट में, वो अक्टूबर 15 के बाद ही शुरू होता था। इसका मतलब है कि ये अर्ली सीजन है अभी भी गुवाहाटी में क्रिकेट खेलने का। पिछली बार भी जो मैं गया था वहां पर भी आए दिन बारिश हो रही, ज्यादा समय मिला नहीं होगा क्यूरेटर्स को विकेट तैयार करने में। इसका मतलब ये भी है कि विकेट में भी थोड़ी बहुत नमी होगी, और कवर्स कई दिनों तक विकेट पर पड़े जाते हैं, जिसकी वजह से नमी और नजर आती है। तो फिर थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि दिक्कतें सामने आ सकती है बल्लेबाजों के लिए। वो एक चैलेंज जरूर रहेगा इस मुकाबले में भी बल्लेबाजों के लिए। सब भाई, एक अब क्योंकि आपने चैलेंज की बात की और बल्लेबाजों के लिए थोड़ा टेस्टिंग टाइम होगा। तिरुवनंतपुरम में जो कुछ मैच हमने देखा वहां भी बहुत टेस्टिंग था, कंडीशंस टेस्टिंग थी बल्लेबाजों के लिए। ऐसे में आप देख पा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकता है? क्योंकि देखिए, मुझे पिछला जो मुकाबला हुआ था तिरुवनंतपुरम में, वहां पर स्पिनर ने भी अच्छा रोल निभाया था। भारत की तरफ से आर अश्विन उसके साथ साथ अक्सर पटेल की गेंदबाजी की थी, और दक्षिण अफ्रीका के पास चूंकि ज्यादा रन नहीं थे तो ज्यादा इस्तेमाल वो कर नहीं पाए कि महाराज और जबरीश शमसी का। पर अभी भी मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका प्रेफर करेगा 3 पेस बॉलर और 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरना, क्योंकि स्पिनर का रोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो ज्यादा मैं कॉम्बिनेशन में परिवर्तन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी।
लेकिन सबा भाई, प्रॉब्लम तो दक्षिण अफ्रीका के साथ यही थी कि जब तक उनके पेस बॉलर्स बॉल डाल रहे थे, प्रेशर पूरा इंडियन टीम पे था। जैसे ही केशव महाराज और शमसी गेंदबाजी करने आए, पूरी तरह से प्रेशर हट गया और इंडिया ने डोमिनेट किया। क्या आपको लग रहा है गुवाहाटी में, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं तेज गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां होती हैं, बारिश होती रहती है, ऐसे में उनके पास लुंगी एक तेज गेंदबाज है, प्रिटोरियस एक ऑलराउंडर है, क्या वो एक स्पिनर यहां पे बिठा के तेज गेंदबाज खिला सकते हैं? और भारतीय टॉप ऑर्डर का और मिडिल ऑर्डर का एक बड़ा टेस्ट तब होगा जब ऑल आउट फास्ट बॉलिंग खेलनी पड़े सीमिंग कंडीशंस में। हाँ देखिए, वो विकल्प है। ड्वेन प्रेटोरियस उनकी टीम में, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लुंगी एंड गिडी ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया अपनी गेंदबाजी में। वो जनरली रेड बॉल के बॉलर हैं, पर अच्छी गेंदबाजी की, तो हाँ ये विकल्प है। वो बहुत चीज निर्भर करेगा मैच को दिन किस तरह से विकेट नजर आ रहा है, और तभी मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका डिसाइड करेगा। हाँ, पर अंत में ये बात है कि अगर जहां पर विकेट चैलेंजिंग हो, जहां पर विकेट मदद कर रहा हो पेस बॉलर्स को, वहां पर अगर आपके पास ज्यादा विकल्प रहते हैं पेस बॉलर्स के साथ, मतलब ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए। बिल्कुल सवाल, क्योंकि मैं चाहते थे गेंदबाजों की स्पीड यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो दक्षिण अफ्रीका खिला सकता है गुवाहाटी में। वेन पार्नेल 130 प्लस डालते हैं, बट अच्छा बॉल को स्विंग कराते हैं। आपने भी देखा पहले मैच में बहुत सदी हुई गेंदबाजी उन्होंने की थी। फिर हम बात करें लुंगी नगड़ी की, तो 140 किलोमीटर प्लस की रफ्तार है। नौकिए इन सब में सबसे तेज है, 145 150 टच करते हैं वो, और रबाडा 140। क्या ये एक अलग तरीके का बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा जो विराट, रोहित, के राहुल, सूर्य कुमार यादव को खेलना पड़ेगा, ये चारों अगर तेज गेंदबाज एक साथ खेलते हैं? देखो, मुझे लग रहा है मार्को यानसन भी टीम में है, उनको भी खिलाया जा सकता है। मार्क यानसन, जी बिल्कुल। आपने वेन पांडन की बात की। लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हमेशा से परेशान करते हैं भारतीय बल्लेबाजों को। उसके साथ अगर एक और आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर आ जाए तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके साथ साथ मार्को यानसन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो कोशिश यही होती है कि एक ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे जहां पर कम से कम नंबर 7 नंबर 8 को बल्लेबाजी भी करने वाला कोई हो। तो यहाँ पर विकल्प है। तबरेज शमसी की जगह पर आप इन बॉलर में से किसी को भी खिला सकते हैं। और मेरे लिए सबसे एबल अगर कोई पेस बॉलर नजर आ रहा है तो वो है मार्को यानसन। टॉल लेफ्ट आर्म सीम बॉलर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट गेंदबाजी में नजर आया है, और वो एक अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के। सबा भाई, अब जो आप नाम ले रहे हैं कि मार्क यानसन खेले, वेन पार्नेल, नौकी और रबाडा, कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए, टॉप 4 के लिए कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं गुवाहाटी की पिच और परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, भारत के लिए चैलेंज होगा कि भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़े तो। और मैं तो हमेशा से ये इसकी वकालत करता हूं कि विश्व कप की तैयारी आपको भारत एक किस्म से करनी चाहिए। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि भारत पहले बल्लेबाजी करे और अपने आप को और भी टेस्ट करे एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कॉम्बिनेशन के सामने। और दक्षिण अफ्रीका के इससे ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता नहीं है कि विश्व कप में किसी और टीम के पास होगा। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए। बताओ, भारत पहले बल्लेबाजी करे या बाद में बल्लेबाजी करे? हमने पिछले मैच में भी देखा था, जब तक पेस बॉलर्स ऑपरेट कर रहे हैं भारत को परेशानी हो रही थी। तो चूंकि रन ज्यादा थे नहीं, तो भारत एफोर्ड कर सकता है ज्यादा डॉट बॉल्स खेलना, जो कि पिछले मैच में देखने को मिला। पर यहाँ पर अगर चैलेंज अलग प्रकार का रहा, अगर आपको टारगेट सेट करना हो, फिर आप एफोर्ड नहीं कर सकते उतना ज्यादा सेफ होकर खेलना, तो ये एक बहुत ही एब्जॉर्बिंग होने वाला है अगर दक्षिण अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग पेस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरता है। सबा भाई, आज राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ना तो वो अपने बल्लेबाजों को टोकने वाले हैं और ना रोकने वाले हैं। क्या सबब निकाला जाए इसका? इसका सबब यही है कि अब तो समय यहाँ तक पहुंच चुका है कि अब खुद जो प्लेयर्स उनको पता है उनको क्या रोल करना है, किस तरह की प्रोफाइल के साथ बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजी करनी है, और वो रोहित शर्मा ने बहुत पहले ही बता दिया है। और तुरंत में सभी खिलाड़ियों के पास अनुभव है सिचुएशन के मुताबिक किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। तो यहाँ पर अब राहुल द्रविड़ का जो काम बचा है वो यही है कि वो प्रैक्टिकल इनपुट देते रहे, टीम को मोटिवेट करते रहे। प्रयास ही होना चाहिए कि हर एक खिलाड़ी टीम स्पिरिट मेंटेन करे, तभी आप मैदान में अच्छा कर पाएंगे। और अंत में इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा रहेगा भारत के ऊपर विश्व कप में। एक तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वहां पर अलग होंगे। अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम जो 6 अक्टूबर को ट्रैवल कर रही है ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर समय मिलेगा भारतीय खिलाड़ियों को एडजस्ट करने का। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए नहीं है। उदाहरण के तौर पर सूर्य कुमार यादव बहुत साल पहले अंडर 19 के टीम के हिस्सा थे। तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 के समय गए ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए नहीं है। तो वहां के कंडीशन पर आपको अभ्यास करना, एक्लेमेटाइज करना, वो एक चैलेंज होगा भारत के।
समा भाई, क्योंकि अगर हम तिरुवनंतपुरम के मैच को याद करें, रोहित शर्मा को रबाडा ने जैसे आउट किया और फिर एक बाउंसी डिलीवरी पे विराट कोहली आउट हुए, यानी कि एक 3/4 लेंथ जहां पे रोहित शर्मा अक्सर फंसते हैं कि आप आगे खेलें या पीछे, और विराट को जिस तरह से उनको पता है कि कट शॉट वो नहीं खेलते हैं, उनको फोर्स किया गया कि आप कट शॉट खेलें। क्या ये साउथ अफ्रीका की रणनीति रहने वाली है गुवाहाटी में भी, और इसका एक्चुअल तोड़ क्या है भारत के पास? क्योंकि ये जो आप भी कहते हैं कि वीडियो का जमाना है, आपको उसके आगे सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। क्या ये एक बड़ा चैलेंज है विराट और रोहित शर्मा जैसे बैट्समैनों के लिए, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अपने आप को चेंज करना पड़ा? देखिए राजीव, ये बहुत ही निर्भर करता है विकेट के ऊपर। आपकी स्ट्रैटेजी जो है, आपको जो टैक्टिक्स हैं, आपको जो गेम प्लान है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है विकेट के ऊपर। अब जिस तरह का विकेट पिछले मैच में था, क्या उसी रफ्तार का आपको विकेट मिलेगा? क्या उसी प्रकार का अनप्लेबल डिलीवरी आपके सामने आएगी? ये मुश्किल है। पर हाँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो नॉर्मली जो पेस बॉलर्स होते हैं वो हार्ड गेम पे बॉल डालते हैं नई गेम के साथ, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी और उसके लिए आपको प्लान बनाना होगा कि किस तरह से स्ट्राइक को रोटेट करें, किस तरह से आप कोशिश करें कि बॉलर का रिदम बिगड़ जाए। तो ये बहुत ही ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है जो खिलाड़ी को लेना होगा, बल्लेबाजों को लेना होगा, और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आपके पास अनुभव है तो यही डिसीजन आप मैदान में जाके लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द। सभा भाई, एक बार फटाफट टीम दिखा देते हैं। इंडिया न्यूज ने संभावित प्लेइंग 11 एक बनाई हुई है दोनों टीमों की। पहले मैं भारतीय टीम आपको दिखा देता हूं, फिर आपसे पूछ लेता हूं कि क्या कुछ आप चेंजेस या एक्सपेरिमेंट्स होते देख रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बैटिंग जो ऑर्डर है, रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, आर अश्विन, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर। क्या सेम विनिंग कॉम्बिनेशन आप खिलाना चाहेंगे गुवाहाटी में भी, और क्या ये एक्चुअल आप वर्ल्ड कप की तस्वीर देख रहे हैं? अगर जसप्रीत बुमराह को रूल आउट हालांकि किया गया, हालांकि टीम मैनेजमेंट अभी भी भरोसा दिखा रहा है कि वो मंडे तक वेट करेंगे। मुझे तो लगता है राजीव कि इस समय ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि यही टीम आने वाले समय में खेलेगी। मुझे तो लगता है कि अभी भी कोशिश यही है कि सभी खिलाड़ी को मौका दिया जाए। हाँ, ये दोनों पेस बॉलर्स हैं, उनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किससे खेले, क्योंकि ज्यादा मैचेस उनको मिला नहीं है। तो आप एक रेडी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। दीपक चहर और अर्शदीप सिंह, ये इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि फिर से वो मैच खेले और फिर से अच्छी गेंदबाजी करे, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जहाँ तक कि बल्लेबाजी क्रम की बात करें, जो बल्लेबाज खेल रहे हैं, आपके पास ज्यादा विकल्प है नहीं। हार्दिक पांड्या टीम में है नहीं, ऋषभ पंत को खिलाया जा रहा है, इस तरह की कॉम्बिनेशन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पर अंत में प्रयास ही होना चाहिए कि आप एक इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेले जो मैदान में परफॉर्म करें और मैच जीते। बिल्कुल, और ऋषभ पंत को थोड़ा ऊपर बैटिंग करते देखना चाहेंगे सब भाई। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आप अक्सर कहते हैं कि बचे हुए दोनों मैचेस में क्या आप ये चाहते हैं भारतीय टीम टारगेट सेट करे यहाँ पे? मेरी तो सोच यही है राजीव, पर अंत में मुझे ये भी लगता है कि रोहित शर्मा और राहुल आपके ऊपर कई बार दबाव भी रहता है कि आपको बायलैटरल एंगेजमेंट जीतने हैं, इसीलिए आप कई बार प्रयास ही करते हैं कम से कम आप जो श्रृंखला है वो जीत लें, उसके बाद जो थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन है या जो स्ट्रैटेजी है उसमें आप चेंज करें। तो हो सकता है कि इस मैच में अगर मौका है कि भारत के पास टॉस जीतने के, अगर तब भी भारत पहले गेंदबाजी करे, फिर अगर हम ये मुकाबला जीत लेता है तो फिर हो सकता है कि अंतिम मुकाबले में वहां पर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये हम लोगों ने कई बार इसके पहले भी बायलैटरल मैचेस में एंगेजमेंट को देखा है जी। पर हाँ, मेरी सोच हमेशा से ये रही है कि जब आप बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने आप को एक जो कंफर्ट जोन जिसको हम लोग कहते हैं उससे निकल कर तैयारी करनी चाहिए, कि वहां पर अनएक्सपेक्टेड होता है, बड़े टूर्नामेंट्स पे दबाव बढ़ता जाता है। उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को जितनी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस है उससे आप अवगत कराएं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है भाई, ओम हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने भेजा है कि रोहित शर्मा अगर मैच जीत जाते हैं गुवाहाटी में तो पहले कैप्टन होंगे जो इंडिया को T20 सीरीज में बीट करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है क्योंकि साउथ अफ्रीका कभी हारा नहीं है हिंदुस्तान से T20 में। हाँ राजीव, ये तो है कि इस तरह के आप स्टैट्स लगाते रहिए, बहुत ही दिलचस्प रहता है, पर अंत में रोहित शर्मा को भी पता है कि अगर उनको ये कहा जाए कि आप इन सब स्टैट्स को एक तरफ करके अगर आपको ये कहा जाए कि आप विश्व कप जीत रहे हैं तो आप कौन से किसको चूज करेंगे, तो रोहित शर्मा सबसे पहले ये
यही कहेंगे कि उनको विश्व कप मंजूर है। ये जितने सारे बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं आप इसको हटा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आप जितने सारे बायलैटरल मैचेस जीतते रहे, श्रृंखलाएं जीतते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अंत में विश्व कप जीतना ही बहुत बड़ा मकसद है। और रोहित शर्मा भी, राहुल द्रविड़ भी और हर एक खिलाड़ी जो इस समय टीम में है उसका भी प्रयास यही होगा कि अगर इस तरह से हम तुलना करें और क्या आपकी इच्छाएं हैं तो फिर यही होगा कि विश्व कप जीत कर भारत वापस लौटे ये भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों में थोड़ी बात करें, मुझे पता है समय भाई आपको कमेंट्री के लिए भी जाना है थोड़ी देर में। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को आप किस तरह से रेट कर रहे हैं? क्विंटन डिकॉक, मिलर, बाउमा, रीजा हेनरिक्स उनके पास है। एक टीम हम यहाँ पे चला रहे हैं उनकी जो उन्होंने पिछले मैच में खिलाई थी। ऑलमोस्ट टीम के पास बैटिंग मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा इनकी वीकनेस नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है। मैक्रम ने खाली पिछले मैच में थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। कैसे आप देख रहे हैं बैटिंग को लेकर? दक्षिण अफ्रीका थोड़ी सी सस्पेक्ट होगी जिस तरह से उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ही इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है। हाँ, कई सारे यंगस्टर्स हैं जो दक्षिण अफ्रीका में इस समय नजर आ रहे हैं। इसको जो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कमजोर नजर आ रही है उनकी बल्लेबाजी। बहुत जरूरी है कि जो टॉप ऑर्डर है वो रन बनाए। खुद कप्तान तविंदा ये बवुमा जो है उनको रन बनाना होगा, तभी तो आप इंस्पायर करेंगे। वो अगर रन नहीं बना रहे हैं तो फिर परेशानी और बढ़ती जाती है दक्षिण अफ्रीका। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम लोगों ने ज्यादा सुना नहीं है। डेविड मिलर एक ऐसे खिलाड़ी जिनको रन बनाना होगा। एडन मैक्रम है जिनको रन बनाना होगा। वेन पानल है, एक अच्छे ऑलराउंडर है। तो इस तरह के उनके पास खिलाड़ी हैं, पर एक दो खिलाड़ी को वो मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है वो कमजोर हो रही है। वैन डूसन इस समय टीम में शामिल नहीं है, वो इंजर्ड है। तो उनकी कमी खल रही है दक्षिण अफ्रीका में। और बिल्कुल एक जूनियर एबी डिविलियर्स के नाम से बड़े बैट्समैन थे, उनको भी बड़ा नाम था T20 में, सवा भाई उनको भी नहीं लाया गया। अगर मैं चलिए दक्षिण अफ्रीका के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या अगर मैं तबरेज शमसी और केशव महाराज में से किसी एक को ड्रॉप करना हो भारतीय बैटिंग को देखते हुए, तो सवा भाई किसको ड्रॉप करेंगे आप? केशव महाराज को मुझे लगता है खेलना चाहिए क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। पर उससे बड़ी बात ये होगी राजीव को क्रिस्टन स्टम्प्स जो इस दक्षिण अफ्रीका टीम में है वो एक शानदार खिलाड़ी है। और दक्षिण अफ्रीका उम्मीद करेगा कि जो प्रतिभा उस खिलाड़ी में है वो इस समय इस श्रृंखला में नजर आए। तो बहुत ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के जो चयनकर्ता है, जो टीम मैनेजमेंट, वो क्रिस्टन स्टम्प्स की तरफ देख रहे हैं। दो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, क्रिस्टन स्टम्प्स और डेविड डेविस। इन दोनों को तो मुझे लगता है कि आने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम की बल्लेबाजी रिवॉल्व करेगी। और उसके साथ साथ स्पिनर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ केशव महाराज को 11 में फिर से मौका मिलना चाहिए। सवा भाई एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक तो ये है कि क्या इंडिया, सवा भाई आपके लिए सवाल है कि सवा भाई क्या इंडिया सीरीज जीत जाएगी? और लास्ट मैच में क्या हम उमरान मलिक, सिराज जैसे गेंदबाजों को खेलते देख पाएंगे? इस समय उमरान मलिक की बात कहां से हो रही है? उमरान मलिक तो ईरानी ट्रॉफी खेल रहे हैं 1 तारीख से जो शुरू होने वाली है आज से। उसके साथ साथ मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। मुझे थोड़ी बहुत हैरानी हो रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद शमी जो अब कोविड नेगेटिव है उनको भारतीय टीम ड्राफ्ट कर सकता था, क्योंकि फिर आप आने वाले समय में अगर आपको मोहम्मद शमी के साथ मैदान में उतरना हो, अगर आपको उनको विश्व कप ले जाना है, जसप्रीत बुमराह अगर इंजर्ड हो जाते हैं और उनको रूल आउट कर दिया जाता है, तो वहां पर कम से कम मोहम्मद शमी 1-2 मैचेस तो खेल पाएंगे विश्व कप से पहले। तो मोहम्मद सिराज को लिया गया है। हो सकता है कि उनके ऊपर भी सिलेक्टर देख रहे हैं, आने वाले समय में उनके बारे में भी सोचा जाए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद शमी को टीम में ड्राफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और शमी को अगर आप वर्ल्ड कप ले जाना चाहते हैं, और ये खबरें भी हैं सवा भाई कि अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए तो मोहम्मद सिराज नहीं, मोहम्मद शमी जाएंगे, क्योंकि ये टीम मैनेजमेंट की डिमांड है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि सिराज ऑलमोस्ट भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर जैसी स्पीड की गेंदबाजी करते हैं। क्या शमी को, जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, क्यों शमी को अगर वो नेगेटिव है तो उनको इमीडिएट टीम के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? कहना बहुत कठिन है राजीव। अनलेस के जो टीम मैनेजमेंट है, मेडिकल स्टाफ है, वो कुछ और समय देना चाह रहा हो मोहम्मद शमी को। हो सकता है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स उसके हिसाब से कुछ दिन के बाद आपको फिर से टेस्ट कराना हो, और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आए तभी आप टीम में रख सकते हैं। इन सब बारीकी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, पर अगर सब कुछ ठीक रहता तो मैं उम्मीद कर रहा था कि मोहम्मद शमी को लाना चाहिए था। पर हो सकता है कि मोहम्मद शमी अभी भी टीम के साथ शामिल हो जाएं, और जो भारतीय टीम जो ट्रैवल कर रही है अक्टूबर 6 को, वहां पर मोहम्मद शमी जाए और जो वार्म अप मैचेस हैं वहां पर वो खेले और अपने आप को कंटेंशन पे ले आए।
11 में खेलने के लिए। सभा भाई, आखिरी 2-3 सवाल लूंगा। एक तो अश्विन को लेके सवाल आया हुआ है, क्या अश्विन जिन टीमों के पास लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं उनके अगेंस्ट ही खेलते हैं, आपको देख रहे हैं, या आपको लग रहा है 1-2 मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और अच्छा करते हैं तो वो नंबर 1 स्पिनर हो जाएंगे अब T20 फॉर्मेट के? देखिए, मुझे लगता है राजेश, अभी तक रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने मन बना लिया है कि उनके नंबर 1 या नंबर 2 स्पिनर कौन होंगे। अच्छा, अब आप नहीं आपको कौन से लग रहे हैं? प्रदर्शन पर, एक श्रृंखला के प्रदर्शन पर मुझे लगता नहीं कि भारत में वो परिवर्तन करना चाहिए। कई बार ऐसा होगा, एक बॉलर अच्छा करेगा, दूसरा बॉलर जिसके बारे में आपने मन बना लिया है वो उतना अच्छा फॉर्म ना दिखा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतने ज्यादा परिवर्तन करते रहे। मेरे विचार से अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल आपके नंबर 1 और नंबर 2 स्पिनर हैं, और इन दोनों को आने वाले मैचेस में मौका मिलना चाहिए। विश्व कप की मैं बात कर रहा हूँ। आर अश्विन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जरूर है, उनके बारे में भारतीय टीम जरूर सोच सकती है, पर इस समय मेरे विचार से रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने मन बना लिया है कि उनके 5 बॉलर्स कौन होंगे जो 11 में खेलेंगे विश्व कप में, अगर वो सभी के सभी बॉलर फिट रहे तो। जी, तो चलिए, सभा भाई ने अपनी राय रख दी है, लेकिन चलते हैं सभा भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। क्या सीरीज गुवाहाटी में ही भारत फील कर लेगी या हमें इंतजार करना पड़ेगा तीसरे T20 मुकाबले तक? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे भी बायोलेक्ट्रिक सीरीज में भारत का दबाव हमेशा बरकरार रहता है। दक्षिण अफ्रीका हालांकि एक स्ट्रॉन्ग टीम है, पर जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि बल्लेबाजी उनकी थोड़ी बहुत कमजोर नजर आ रही है, और उसका फायदा भारत को जरूर उठाना चाहिए। हमारी जो बॉलिंग है वो अभी भी बहुत ज्यादा संतुलित है। हालांकि हम एक बॉलर को मिस कर रहे हैं, 6 बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास है नहीं, और उसके बावजूद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि श्रृंखला यहीं पर रैप अप कर लेना चाहिए। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो दूसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाना है उस पर तमाम इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सभा भाई का मानना है कि गुवाहाटी में बल्लेबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप गुवाहाटी खेलने जाते हैं तो आपको स्विंग गेंदबाजी के लिए तैयार रहना पड़ता है, और खासतौर से अंडर लाइट्स बॉल वहां पे ज्यादा स्विंग करता है, थोड़ा ड्यू फैक्टर भी होगा। और इन सब के बीच में दक्षिण अफ्रीका की कमजोर मिडिल ऑर्डर के खिलाफ भारत के स्पिनर्स किस तरह डोमिनेट करते हैं, पहला पॉइंट ये है जिस पर सबकी निगाहें होंगी। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका ऑल आउट अगर तेज गेंदबाजों के साथ जाता है, यानी कि 4 तेज गेंदबाज वो खिलाते हैं, तो फिर रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव उनके अगेंस्ट किस तरह के अप्रोच के साथ मैदान पर उतरते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या दक्षिण अफ्रीका 2 स्पिनर खिलाता है गुवाहाटी में, या वो 4 तेज गेंदबाज खिलाते हैं, यानी एक स्पिनर ड्रॉप करता है तो कौन सा होगा। भारत के साथ अगर बात करें, कोई बहुत ज्यादा विनिंग कॉम्बिनेशन में वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये खबर निकल कर आ रही है, यानी कि सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाके गुवाहाटी मैच जीतने की कोशिश करेंगे, और इस मैच को जीतने के साथ पहले वो सीरीज सील करना चाहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जीत का मोमेंटम भी चाहिए आपको। वर्ल्ड कप के स्क्वाड के साथ साथ विनिंग मोमेंटम भी आपको चाहिए, जिसको लेकर आप दक्षिण अफ्रीका जाना चाहेंगे। और बड़ी ऊपर की स्थिति में तेज गेंदबाजों पर जरूर नजर होगी कि अर्शदीप क्या बैक टू बैक अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं, क्या दीपक चहल एक बार फिर गेंद को मूव करा पाते हैं, और क्या ये जोड़ी इतना स्ट्रांग दावा पेश कर देती है कि आप मोहम्मद शमी और सिराज में से किसी को ना ले जाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा सिनारियो है जो इस समय इंडियन क्रिकेट में बना है, जिसका मुझे लग रहा है जवाब आपको गुवाहाटी में मिलेगा। अगर बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस दीपक चहल करते हैं तो फिर आप उनको कैसे ड्रॉप करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा होगा, जिस पर आगे हम बातचीत करेंगे दूसरे T20 मुकाबले के बाद अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। अभी आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी जो तमाम अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स के, उसके लिए आप इंडियन न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।